हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईसी अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए प्रथम प्रश्न पत्र की 10वीं यूनिट में आपको पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं FSSAI के बारे में। तो यहाँ पर जो FSSAI है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना होगा कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसका इंग्लिश में नाम होता है और हिंदी में इसको कहा जाता है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। ठीक है, तो आपको दोनों ही नाम याद रखना होगा, इसका इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो FSSAI नाम दिया है तो पूछ लेगा कि बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना होगा। अब जिस FSSAI के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, इसकी स्थापना क्यों की जाती है? इसकी स्थापना हमारे भारत में इसलिए की गई थी क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे कुछ फूड कंपनी होती है तो जो फूड का प्रोडक्शन करती है, जैसे कुछ खाने की चीज़ें बनाती है कुछ कंपनियां, जैसे आपने चिप्स के बारे में देखा होगा या फिर बिस्किट होता है या और भी जो खाद्य सामग्री होती है, जैसे ब्रेड खाते हैं आप, है ना। तो ये जो भी खाने की चीज़ें बनाने वाली कंपनियां होती हैं तो ये एक मानक को तय करके अपना जो भी फूड है उसका प्रोडक्शन करें, तो जो भी एक स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करके उसका प्रोडक्शन करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि खराब खाने की चीज़ें कंपनियां बना देती हैं जिससे लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है। ठीक है, अब जो भी खाने की चीज़ें कंपनी बना रही है तो एक स्टैंडर्ड, ये आयोग या जो प्राधिकरण है, तो ये प्राधिकरण इसको तय करेगा कि जो स्टैंडर्ड है वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी कंपनी, तभी उसका जो प्रोडक्शन है वो सही माना जाएगा। आपने देखा होगा कि जैसे रामदेव बाबा के जितने प्रोडक्शन है उनके प्रोडक्शन पर आरोप लगाया गया था कि इनके प्रोडक्शन सही नहीं है, तो उनके प्रोडक्शन की जांच हुई और जांच के बाद FSSAI ने कहा कि इनके जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल मानक पर खरे उतरे हैं, जो स्टैंडर्ड हमने तय किया है वह स्टैंडर्ड पर बिल्कुल खरे उतरे हैं, इनके उत्पाद इनके प्रोडक्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसे हमारे भारत में और जितने भी कंपनी है जो फूड प्रोडक्शन करती है तो ऐसे प्रोडक्शन को ये चेक करती है अपने लेबोरेटरी में है ये प्राधिकरण, और यह प्राधिकरण बताता है कि ये जो फूड है वह सही है या नहीं है। और अगर कोई भी ऐसी कंपनी जो ठीक प्रोडक्ट नहीं बनाती है या जिनसे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या जो इसने खाने के सामानों में जो स्टैंडर्ड तय कर रखा है उन स्टैंडर्ड को अगर फॉलो नहीं कर रही है कोई भी कंपनी, तो उन पर कार्रवाई भी यह प्राधिकरण करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसका गठन कब हुआ था, इसके बाद में इसको किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है, तो ये सब आज मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूं। अब देखिए इसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं प्राधिकरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग FSSAI के नाम से जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद में अब इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे भारत में वर्ष 2006 की बात है। तो 2006 में इस FSSAI की स्थापना की गई थी, और किसके द्वारा की थी, तो आपको ध्यान रखना होगा कि भारत सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार ने इसका गठन किया था और एक अधिनियम के तहत, तो हमारी संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित किया जाता है, और उस अधिनियम का नाम था खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिनियम 2006। ये संसद के द्वारा अधिनियम पारित किया जाता है और इस अधिनियम के माध्यम से इस प्राधिकरण की स्थापना या इसका गठन किया गया था। तो ये 2006 की बात है फ्रेंड। तो वर्ष 2006 में इसकी स्थापना, इसका गठन किया जाता है। और किसके तहत किया गया था इसका गठन, तो आपको ध्यान रखना का ये जो अधिनियम है खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिनियम 2006, इस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा कि पहला तो इसका गठन कब हुआ था, तो ये वर्ष आपको ध्यान रखना होगा। फिर किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो ये अधिनियम का नाम आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखिए इसमें अगला आ जाता है कि इसे राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति कब दी गई थी। तो जिस अधिनियम की अपन ने बात की है, तो जो खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिनियम 2006 था, तो इसको अनुमति हमारे राष्ट्रपति ने 23 अगस्त 2006 को दी थी, और उसके बाद फिर इसका गठन FSSAI का गठन फिर किया गया था। इसके बाद में यह अधिनियम आपको ध्यान रखना होगा कि यह अधिनियम अगस्त 2011 में, ठीक है, तो यह अधिनियम अगस्त 2011 में केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन मतलब पैकेजिंग एंड लेबलिंग के अंतर्गत इसको अधिसूचित किया गया था।
तो जो भी कंपनियां हैं जो फूड प्रोडक्शन करती हैं तो उनकी पैकेजिंग ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है। इसके बाद फिर ये जो खाने के सामान हैं उनमें जो हमारी जो FSSAI ने जो स्टैंडर्ड तय किए हैं, जो मानक तय कर रखा है, उन मानक को वह कंपनी पूरा कर रही है या नहीं कर रही है, ये इन सभी की जांच करना इस प्राधिकरण का काम होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर ये किस प्रकार का है ये प्राधिकरण, तो आपको ध्यान रखना होगा ये सांविधिक है या वैधानिक है। इसका अर्थ क्या हो जाता है सांविधिक या वैधानिक, इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारी संसद के द्वारा जो अधिनियम पारित किया गया था तो वह अधिनियम क्या था, तो खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिनियम 2006। इस अधिनियम के तहत इस प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसके बाद में इसी कारण से हम इसे वैधानिक संस्थान या वैधानिक संस्था या फिर इसको सांविधिक संस्था के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सरकार के मतलब हमारी संसद के द्वारा जो भी अधिनियम पारित किया जाता है और उस अधिनियम के माध्यम से किसी भी संगठन या किसी भी निकाय की स्थापना यदि की जाती है तो उसे हम सांविधिक या वैधानिक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में अगला आ जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ध्यान रखना है आपको कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय बनाया गया है FSSAI का। ठीक है, तो जितनी भी फूड कंपनी है वो जो प्रोडक्शन बनाती है, जो प्रोडक्शन कर रही है, तो उन सभी फूड प्रोडक्शन को चेक करती है ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका गठन कब हुआ था, और इसके बाद में जिस अधिनियम की हम बात कर रहे हैं इसको राष्ट्रपति ने कब पारित किया था, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कब किया था या राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति कब दी थी। इसके बाद में फिर अगला जाता है कि जो अधिनियम है तो ये किस एक अधिनियम के द्वारा इसे अधिसूचित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 2011 की बात है कि खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन अधिनियम के तहत इसे अधिसूचित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है कि इसका स्वरूप किस प्रकार का हो जाता है, तो सांविधिक या वैधानिक इसका स्वरूप होता है, मतलब संसद के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, इसलिए इसे वैधानिक या सांविधिक कहेंगे। सांविधिक मतलब संवैधानिक नहीं, संवैधानिक का मतलब होता है कि जिसका वर्णन संविधान में हो, तो उसे अपन कहते हैं संवैधानिक। और जब संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम के तहत अगर स्थापना होगी तो उसे कहेंगे सांविधिक। ठीक है, अब इसके बाद में इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाता है कि यह प्राधिकरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो FSSAI है यह किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ये इसके अधीन कार्य करेगा। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि जिस प्राधिकरण की हम बात कर रहे हैं, मतलब जो FSSAI की हम बात कर रहे हैं, तो यह प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका ध्येय क्या है, इसका एम क्या है। तो इसका ध्येय यह है कि विश्वास का वायदा और सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य का आश्वासन, ये इसका थीम है या इसका ध्येय है या इसका उद्देश्य है या इसका एम है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यह प्राधिकरण हमारे पूरे भारत में करता है। तो जितने भी खाद्यान्न वस्तुएं होती है या जितने भी अपन देखते हैं फूड प्रोडक्शन होते हैं, फूड प्रोडक्ट होते हैं, इन सभी फूड प्रोडक्ट को ये चेक करता है और देखता है यह प्राधिकरण की ये फूड सही है या नहीं है। ठीक है, तो जितनी भी फूड कंपनी होती है तो पहले इनसे परमिशन लेती है FSSAI से, और जब ये परमिशन देता है तो आपने देखा होगा कि जितनी भी फूड कंपनी होती है जो भी प्रोडक्शन कर रही है, जैसे चिप्स की कंपनी है, बिस्किट की कंपनी है, इसके बाद में आपने देखा होगा कि जो ब्रेड की कंपनी है, तो जो भी खाने की चीज़ें बनाने वाली कंपनियां हैं, तो उन सभी के पैकेज जो पैकिंग होती है, तो जितने भी पैकेट्स होते हैं उन पैकेट्स पर लिखा रहता है FSSAI सर्टिफाइड, और फिर उसका नंबर उसमें लिखा रहता है, आप ध्यान से देखना। ठीक है, तो यह प्राधिकरण पूरे भारत में कार्य करता है, चाहे कोई सा भी राज्य हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, सभी में यह कार्य करता है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि देश भर में प्राधिकरण के कुल 10 कार्यालय स्थापित है, जिनमें से 6 शाखा, ये आपको ध्यान रखना होगा, तो 6 शाखा कार्यालय तथा 4 इसमें आयात कार्यालय है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे पूरे देश में कितने कार्यालय हैं इसके, तो इसमें कुल 10 कार्यालय हैं, और 10 कार्यालय में से 6 क्या हैं, तो 10 में से 6 कार्यालय हमारे शाखा कार्यालय हैं, और बाकी जो 4 हैं तो बाकी 4 इसमें आयात कार्यालय हैं। आयात कार्यालय मतलब सामान को बुलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगला आ जाता है इसमें कि इनके अतिरिक्त चंडीगढ़, अहमदाबाद, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम और हैदराबाद, इसमें भी
प्राधिकरण की शाखा को प्राधिकरण की शाखा करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है, मतलब यहाँ पर भी इसकी स्थापना की जाएगी। ये जितने भी शहरों के नाम हमने देखे हैं तो इन शाखा की स्थापना यहाँ पर भी की जाएगी। अब इसके बाद में ये जो प्राधिकरण है तो इसके माध्यम से सनौली जो यूपी में आता है और इसके बाद रक्सौल ये बिहार में आता है, यहाँ पर 2 खाद्य प्रयोगशालाओं को या यहाँ पर 2 फूड लेबोरेटरी को स्टैब्लिश किया गया है। यहाँ पर 2 खाद्य प्रयोगशालाओं को स्थापित किया गया है जो उत्तर प्रदेश में है और बिहार में है। तो सनौली उत्तर प्रदेश में आता है और रक्सौल ये बिहार में आता है। तो ये क्या करेगी दोनों प्रयोगशालाएं, तो ये पूरे चेक करेगी कि जितने फूड प्रोडक्ट होते हैं उनको चेक करने का तरीका और कौन सा अच्छा होगा जिससे खाने की चीज़ों को और हम बेहतर बना सकें, है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड तय करता है ये प्राधिकरण, और उसके बाद जितनी भी कंपनियां हैं उन कंपनियों को इनके स्टैंडर्ड को, इनके मानक को फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि खाद्य संरक्षण के लिए जागरूकता की भावना को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 7 जून को या किस तारीख को या किस दिवस को या किस दिनांक को विश्व खाद्य दिवस या विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद में अगला आ जाता है कि देश में प्राधिकरण के 8 मुख्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो हमारे भारत में कहाँ कहाँ पर इसके 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो ये देखिए इसमें। तो यहाँ पर पहला आ जाता है दिल्ली, दूसरा होता है लखनऊ, तीसरा होता है कोचिन आता है केरल में, और चौथा आ जाता है चेन्नई। फिर इसके अलावा और 4 कौन कौन से शहर हैं, तो अगला आ जाता है जैसे गुवाहाटी। तो गुवाहाटी कहाँ पर आता है, असम में। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ खुद अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा कोलकाता, ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो ये 8 ऐसे शहर हैं जहां पर इस FSSAI का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए FSSAI का क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां पर है, तो ये 8 क्षेत्रीय कार्यालय का नाम आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाता है कि जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 है, तो इसके अध्याय 2 में प्राधिकरण की संरचना के बारे में वर्णन किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हो जाता है कि जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 है, तो इसका जो अध्याय 2 है, ठीक है, तो ये जो अध्याय 2 है, तो अध्याय 2 में इस प्राधिकरण की संरचना कैसे होगी इसके बारे में पूरा डिटेल में वर्णन किया गया है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि जो खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 है, तो इसके किस अध्याय में इसकी संरचना के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा अध्याय 2 में। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इसमें जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, इसके अलावा जो कार्यकारी अधिकारी होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इनकी नियुक्ति हमारी भारत सरकार के द्वारा की जाती है। तो इस प्राधिकरण में अध्यक्ष होगा, कुछ सदस्य होंगे और एक इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। इन सभी की नियुक्ति हमारी भारत सरकार के द्वारा की जाती है। ये आपको जरूर याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो अपना FSSAI होता है, तो इसमें अध्यक्ष तथा सदस्य और जो CEO होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो इनकी नियुक्ति हमारी भारत सरकार के द्वारा की जाती है। इसके बाद फिर अब जो अध्यक्ष तथा सदस्य होंगे तो इनके लिए योग्यता क्या रखी गई है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष के लिए योग्यता ये है कि भारत सरकार के सचिव रैंक का एक ऑफिसर होगा या एक अधिकारी होगा। तो भारत सरकार में या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी एक सचिव होगा वह यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इसकी संरचना किस प्रकार की होगी, ठीक है। जिस FSSAI की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी संरचना, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिकरण या अधिनियम 2006 के अध्याय 2 में प्राधिकरण की संरचना के बारे में पूरा विस्तृत वर्णन किया गया है। अब इसकी संरचना किस प्रकार की होगी, तो देखिए इसमें, तो इसकी संरचना की हम बात करें तो इसकी संरचना में पहले एक अध्यक्ष होगा, इसके बाद में 22 इसमें सदस्य होंगे। कितने मेंबर होंगे, 22 इसमें मेंबर होंगे, 22 सदस्य होंगे। और ये 22 सदस्य में से 1/3 1/3 महिलाओं का होना इसमें आवश्यक है। ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए
जो FSSAI होता है, तो जो जिसमें 22 सदस्य होते हैं, तो इसमें महिलाओं का कितना होगा या महिलाओं की संख्या कितनी होगी? तो आपको ध्यान रखना है कि महिलाओं की संख्या इसमें 1/3, 1/3 इसमें महिलाएं होगी। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर इसमें एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, एक इसमें CEO होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर इसकी संरचना के बारे में मैंने आपको बताया है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि प्राधिकरण के वर्तमान प्रमुख कौन है। अब देखिए इसमें इसके प्राधिकरण के FSSAI के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो देखना आप लोग यहाँ से कि इसके जो वर्तमान प्रमुख हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है श्री राजेश भूषण चौहान। तो ये एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि हमारे भारत में FSSAI है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो श्री राजेश भूषण ये यहाँ के अध्यक्ष हैं। इसके बाद फिर अगला जाता है कि इसके वर्तमान प्रमुख मतलब जो CEO है, तो वर्तमान प्रमुख या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, इसके CEO कौन है, तो ये है गोपाला कृष्णन। तो यहाँ पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये गोपाला कृष्णन की है। और ये गोपाला कृष्णन कौन है FSSAI के, तो ये है CEO। कौन है? CEO। और CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये इनको कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि हमारे भारत में जिस FSSAI की हम बात कर रहे हैं, तो इस प्राधिकरण के 22 सदस्य कुछ मंत्रालय के, विभागों के और कुछ विषयों से संबंधित होते हैं। तो हमने देखा कि इसमें कुल कितने मेंबर होते हैं, तो इसमें कुल 22 मेंबर होते हैं, इसमें 22 सदस्य होते हैं। अब ये जो 22 सदस्य होंगे, तो ये किस मंत्रालय से, किस विभाग से और किस विषय से संबंधित होंगे, तो इसके बारे में भी देखिए आप। जैसे पहले इस 22 में से 22 में से जो 7 मेंबर हैं, जो 7 इसमें सदस्य हैं, ये किस मंत्रालय से संबंधित होते हैं, तो इसमें आपको याद रखना होगा कि ये भारत सरकार के संयुक्त सचिव रैंक के सदस्य होते हैं। आ गया समझ में? ये जो 7 मेंबर हैं, ये जो 7 सदस्य हैं, ये कुछ मंत्रालयों से या विभागों से संबंधित होते हैं, और भारत सरकार का जो संयुक्त सचिव होता है, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, उस रैंक के ये ऑफिसर्स, ये मेंबर होते हैं। अब इसमें कौन कौन होंगे, तो इसमें देखिए जैसे आ जाता है कि पहला कृषि और वाणिज्य विभाग, ठीक है, मतलब कि जो कृषि मंत्रालय हमारा, तो कृषि मंत्रालय का संयुक्त सचिव रैंक का एक ऑफिसर यहाँ पर एक सदस्य होगा। फिर एक इसमें होगा वाणिज्य मंत्रालय का ज्वाइंट सेक्रेटरी, तो वाणिज्य मंत्रालय का संयुक्त सचिव रैंक का ऑफिसर यहाँ पर इसका मेंबर होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है तीसरा, तो तीसरा इसमें जो उपभोक्ता मामला होता है या उपभोक्ता मामले संबंधी मंत्रालय जो होता है, एक इसका सदस्य होगा, संयुक्त सचिव रैंक का ऑफिसर। फिर एक इसमें होता है 4 खाद्य प्रसंस्करण, मतलब चौथा हो जाता है खाद्य प्रसंस्करण। तो जो खाद्य प्रसंस्करण विभाग होता है, उसका भी ज्वाइंट सेक्रेटरी या संयुक्त सचिव यहाँ पर इसका एक सदस्य होगा। इसके बाद फिर 5वां आ जाता है स्वास्थ्य विभाग का, तो स्वास्थ्य मंत्रालय का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है वह भी इसका मेंबर होगा। फिर 6वां आ जाता है विधि मंत्रालय, तो विधि मंत्रालय में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है वह इस प्राधिकरण का सदस्य होगा। और अगला जाता है 7वां जो लघु उद्योग होता है, तो लघु उद्योग का भी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा, संयुक्त सचिव होगा, वह यहाँ पर इसका मेंबर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर 22 में से 22 में से जो 7 मेंबर हैं, ये किस किस मंत्रालय के होंगे और संयुक्त सचिव रैंक के होंगे, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो ध्यान रहे कि ये जो 22 मेंबर हैं, इन 22 मेंबर में से जो 7 मेंबर हैं, ये किसी मंत्रालय या विभाग के होंगे। तो किस किस विभाग के होंगे, किस मंत्रालय को होंगे, तो यहाँ पर ये 7 मेंबर के बारे में मैंने आपको बताया है। और किस रैंक के ऑफिसर होना चाहिए, तो संयुक्त सचिव रैंक के ऑफिसर इसमें होना चाहिए, वे यहाँ पर सदस्य बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि ये जितने भी सभी सदस्य होंगे, ये जो 7 मेंबर हैं, तो ये 7 मेंबर सब कैसे होंगे, ये पदेन सदस्य होंगे, मतलब पद पर रहते हुए कार्य करेंगे। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इसमें 2 सदस्य जो 22 मेंबर हैं, 22 में से ये 2 मेंबर कैसे होंगे, तो 2 सदस्य इसमें खाद्य उद्योग के, जिनमें से एक लघु उद्योग से भी होगा। आ रहा समझ में? इसमें जो 2 सदस्य हैं, 2 में से एक सदस्य होगा खाद्य उद्योग का और दूसरा इसमें लघु उद्योग से संबंधित होगा। फिर इसके बाद में अगले 2 मेंबर कहाँ से लिए जाएंगे, तो अगले जो 2 मेंबर हैं ये उपभोक्ता संगठन से लिए जाएंगे। आ रहा समझ में? जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होता है,
तो ये उससे संबंधित होंगे। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि 3 प्रमुख। अब 3 प्रमुख इसमें सदस्य कौन होंगे, तो इसमें खाद्य प्रौद्योगिकीविद या फिर वैज्ञानिक होंगे, उनको यहाँ पर मेंबर बनाया जाएगा 3 मेंबर। फिर अगले 5 मेंबर कौन होंगे इसमें, तो अगले 5 मेंबर में कि राज्यों और जो संघ शासित क्षेत्र होते हैं इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रथम सूची में या प्रथम अनुसूची में, तो प्रथम अनुसूची में जितने भी यथाविहित अंचलों से क्रमानुसार एक एक सदस्य या एक सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात एक चक्रीय क्रम में नियुक्त किए जाते हैं। ये ऐसे 5 सदस्यों का इसमें अपॉइंटमेंट होगा या इनको नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद फिर इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो 5 मेंबर हैं तो ये कुछ राज्यों से लिए जाएंगे या फिर कुछ संघ शासित प्रदेशों से लिए जाएंगे, लेकिन इन्हें कैसे लिया जाएगा, तो इन्हें चक्रीय क्रम में लिया जाएगा, एक साथ में सबको अपॉइंट नहीं करेंगे। तो जैसे एक राज्य का ये सदस्य होगा, फिर अगली बार उस राज्य का, फिर अगली बार फिर उस राज्य का होगा सदस्य, तो ऐसे इनको चक्रीय क्रम में नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद फिर अगला जाता है कि जो अगले 2 सदस्य हैं, तो ये 2 सदस्य कृषक संगठनों के प्रतिनिधि होंगे। जितने भी कृषक के संगठन, किसानों के संगठन हैं, तो उन किसानों के 2 सदस्य, किसानों के संगठन के 2 सदस्य यहाँ पर ये सदस्य के रूप में काम करेंगे। इसके बाद फिर अगला जाता है कि जो 1 सदस्य होगा, तो 1 सदस्य खुदरा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होगा। तो खुदरा संगठनों का मतलब ये है कि जो रिटेलर्स होते हैं, ठीक है, जो खुदरा सामान बेचते हैं, मतलब फुटकर में बेचते हैं, तो अगर ऐसा संगठन है तो ऐसे संगठनों के यहाँ पर प्रतिनिधि यहाँ पर इसके मेंबर होंगे। तो इसमें 1 सदस्य ऐसा होगा जो खुदरा संगठन का प्रतिनिधित्व करता हो, तो उसे यहाँ पर इसका सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि जो हमारा भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण होता है, तो जब हमारे भारत में ये भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण आता है, मतलब FSSAI आता है, तो उसके आने के बाद में हमारे भारत में खाद्य पदार्थों से जुड़े कुछ अधिनियम बनाए गए थे और वे अधिनियम सब समाप्त कर दिए गए। किसके आने के बाद में, जो FSSAI होता है, तो जब ये प्राधिकरण का गठन किया गया, तो इस प्राधिकरण के बाद में हमारे भारत में जो पहले से कुछ अधिनियम थे जो कार्य कर रहे थे, इन अधिनियमों को समाप्त कर दिया जाता है। तो देखिए इसमें कौन कौन से अधिनियम थे। जैसे पहला आ जाता है खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954, इसको समाप्त कर दिया गया। फिर इसके बाद में फल उत्पाद आदेश 1955, इसे समाप्त कर दिया गया। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है वनस्पति तेल उत्पादन नियंत्रण आदेश, ये 1947 में बना था, इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है खाद्य तेल पैकेजिंग जिससे विनियमन आदेश, ये 1988 में इसे लागू किया जाता है, इसे खत्म कर दिया गया। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि मांस खाद्य उत्पादन आदेश 1973, इसे समाप्त कर दिया गया। फिर इसके बाद में डीओमेट मेल एंड एजिबल फ्लोर नियंत्रण आदेश 1967, इसे समाप्त कर दिया गया। फिर इसके बाद में दूध और दूध से बने उत्पाद आदेश, ये 1992 में समाप्त कर दिए गए। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये जितने भी अधिनियम थे, इन सभी अधिनियमों को समाप्त कर दिया गया है जब से FSSAI आया है तब से। अब इसके बाद में खाद्य प्राधिकरण में कौन कौन होगा तो आपको ध्यान रखना होगा कि खाद्य प्राधिकरण में एक अध्यक्ष तथा इसमें 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, अभी जब 22 सदस्य होंगे तो इसमें कौन कौन होंगे, तो देखिए इसमें कि जो 22 मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो एक होता है जो खाद्य मानक तय करने का कार्य करते हैं और कुछ इसमें शिकायतों और निरीक्षण के संबंध में कार्य करते हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें कि जो खाद्य मानक विभाग होता है, इसमें कौन कौन होते हैं, तो इसमें एक वैज्ञानिक समिति होती है और इसके बाद फिर इसमें वैज्ञानिकों का पैनल होता है और इसके बाद में इसमें एक अध्यक्ष होता है और जो स्वतंत्र सदस्य हैं वो इसमें 6 सदस्य होते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसमें वैज्ञानिक समिति होगी, वैज्ञानिक पैनल का अध्यक्ष इसमें 1 होगा और स्वतंत्र सदस्य इसमें 6 होंगे। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि यहाँ पर इसमें 17 वैज्ञानिकों का पैनल होगा। फिर इस प्रकार से एक खाद्य मानकों की या खाद्य मानक तय करने के लिए एक टीम यहाँ पर काम करती है। इसके बाद फिर इधर आ जाते हैं शिकायत एवं निरीक्षण के लिए। तो शिकायत एवं निरीक्षण के लिए एक केंद्रीय सलाहकार समिति होती है जो शिकायतों को और निपटारा करने का कार्य करती है और निरीक्षण करती रहती है समय समय पर। इसके बाद फिर अगला जाता है इसमें कि राज्य स्तरीय स्टीयरिंग या संचालन समिति। तो एक समिति यहाँ पर ये कार्य करती है जो शिकायत का निपटारा करती है और निरीक्षण करती रहती है समय समय पर। इसके बाद फिर एक आ जाता है इसमें
जिला स्तरीय सलाहकार समिति। ठीक है, तो जिला स्तरीय सलाहकार समिति ये इसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है और इस तरह से ये सारे अधिकारी और कर्मचारी इसमें काम करते हैं, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के कार्य। तो हमारे भारत में जो FSSAI है, इसके काम क्या है ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य इसके, इसमें पहला कार्य इसका हो जाता है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ये राज्यों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को लागू करने का काम करता है। हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं और इन राज्यों में खाद्य सुरक्षा संबंधी जो अधिनियम होता है, उन उपबंधों को, उन प्रावधानों को लागू करता है यह। आया कुछ समझ में? इसका मतलब यह है कि जो FSSAI होता है तो यह क्या काम करता है, तो हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं और उन राज्यों में खाद्य सुरक्षा संबंधी जो भी अधिनियम होगा उन सभी को लागू करने का ये काम करता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इसके अतिरिक्त यह देश के सभी राज्यों, जिलों और ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और इसके बाद बिक्री के तय मानक को बनाए रखने में भी सहयोग करता है, ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि यह समय समय पर खुदरा एवं जो थोक खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी गुणवत्ता की भी जांच करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कंपनी वाले होते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, थोक में बेचते हैं, फिर इसके बाद में उनको रिटेलर मतलब खुदरा भाव में फुटकर भी उनको बेचा जाता है। तो ये जितने भी खाद्य पदार्थ हैं इन सब की गुणवत्ता की जांच करता है यह प्राधिकरण FSSAI, ये सब इसकी जांच करता है। और इससे कि देश में आम लोगों को बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता और उसमें जो पाए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं इनके मानक को भी बनाए रखा जा सके। यदि ये FSSAI अगर काम नहीं करेगा तो हमारे भारत में जितने प्रोडक्शन हो रहे हैं ये अपने मानक को ध्यान में नहीं रखेंगे, ये खुद का हित चाहेंगे लेकिन जनता के पोषण का ध्यान नहीं रखेंगे, इसलिए यह प्राधिकरण इसमें कार्य करता है। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला आ जाता है कि खाद्य संबंधी आलेखों के संबंध में मानदंडों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए विनियमों के निर्धारण और इस प्रकार अधिसूचित विभिन्न मानकों को लागू करने की उचित व्यवस्था को निर्दिष्ट करना, यह भी इसका काम होता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जो खाद्य संबंधी व्यवसाय होते हैं तो खाद्य संबंधी व्यवसायों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणीकरण में लगे जितने प्रमाणन निकाय होते हैं तो इन निकायों के प्रमाणीकरण के लिए तंत्र और दिशा निर्देश तैयार करना है, ये भी इसका काम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारत में जितने भी खाद्य व्यवसायी हैं तो इन खाद्य व्यवसायियों के लिए हमारे भारत में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लगातार काम कर रही है और इसका लगातार ऑथेंटिफिकेशन किया जा रहा है, लगातार इनका प्रमाणीकरण किया जा रहा है। और इसके बाद में अगर प्रमाणीकरण के लिए कोई तंत्र अगर आवश्यक है तो उस तंत्र को गठित करने के लिए यह प्राधिकरण निर्देश देता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि प्रयोगशालाओं के प्रमाणीकरण और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया और दिशा निर्देशों को निर्धारित करना। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रयोगशालाएं होती हैं तो प्रयोगशालाओं का प्रमाणीकरण, जितने भी लेबोरेटरी बनी हुई हैं इन सब का सर्टिफिकेशन, उनका प्रमाणीकरण और इसके बाद में मान्यता प्राप्त जितनी प्रयोगशाला हैं इनके अधिसूचना के लिए प्रक्रिया और दिशा निर्देशों को निर्धारित करना भी ये इसका काम होता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि खाद्य सुरक्षा और पोषण के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभावित क्षेत्रों में नीतियां और नियमों को तैयार करने के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को यह सलाह देता है। तो जो भी खाद्य सुरक्षा के संबंध में या पोषक तत्वों के मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो भी जरूरी होगा तो इन सलाह के बारे में यह केंद्र सरकार को भी सलाह देता है यह प्राधिकरण, और जो राज्य सरकारें होती हैं उन राज्य सरकारों को भी यह प्राधिकरण सलाह देता है। तो वैज्ञानिक सलाह भी देता है और तकनीकी सलाह भी देता है। तो जिस प्रकार की सलाह की आवश्यकता होगी उस प्रकार की सलाह यह प्राधिकरण देता है, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि भोजन की खपत, भोजन में दूषित पदार्थ और जो विभिन्न अवशेष होते हैं खाद्य पदार्थों में जो प्रदूषक होते हैं, उभरते जोखिमों की पहचान करना और तेजी से चेतावनी प्रणाली की शुरुआत के बारे में आंकड़े एकत्रित करना और उनको इकट्ठा करना, ये भी इसका काम होता है।
मतलब जो भोजन की खपत हो रही है अपन दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, तो इसके बारे में भी ये जानकारी देता है, डाटा इकट्ठा करके सरकार को देता है। और अपन देखते हैं कि लगातार जो भोजन दूषित होता जा रहा है, और जितने भी कंपनी वाले होते हैं इनका सिर्फ उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जनता के स्वास्थ्य का ये लोग ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसके बारे में भी यह महत्वपूर्ण चेतावनी जारी करता है। और जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं या जो प्रदूषक होते हैं जिनसे स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ता है, तो इन सभी के रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार की सलाह हमारी सरकार को देता है। और इससे संबंधित जो भी डाटा होता है, इनसे संबंधित आंकड़े भी इकट्ठा करने का काम यह प्राधिकरण करता है। इसके बाद में देश में सूचना नेटवर्क का निर्माण करना है, और ताकि सार्वजनिक उपभोक्ता पंचायत आदि खाद्य सुरक्षा और चिंता के मुद्दों में तेजी से विश्वसनीय और उद्देश्यपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। आ गया समझ में? तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि ऐसे व्यक्तियों या उद्यमों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना जो खाद्य संबंधी व्यवसायों में शामिल हैं या खाद्य व्यवसायों में शामिल होने का इरादा रखते हैं। आ रहा समझ में? तो ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देना है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई अपनी फूड इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को यह FSSAI ट्रेनिंग देता है, या फिर जिनका पहले से व्यवसाय चल रहा है तो उन्हें भी यह ट्रेनिंग देता है। ठीक है, जो फूड इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं ऐसे लोगों को यह ट्रेनिंग देता है फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या मानक तय किए गए हैं। तो सबसे पहला आ जाता है इसमें कि डेयरी से संबंधित जो उत्पाद हैं, तो डेयरी से संबंधित उत्पादों के लिए वसा, तेल इत्यादि से संबंधित उत्पादों के लिए, तो आपने देखा होगा कि जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे आपने देखा हो खाद्य तेल होता है, और इसके बाद में जितने भी खाने वाली चीज़ें हैं, जैसे आपने तेल देखा होगा खाने का, उस पर भी FSSAI का मार्क लगा रहता है। इसके बाद में जैसे बिस्किट हुआ, इसके बाद ब्रेड हुआ, और इसके अलावा ढेर सारी खाने की चीज़ें होती हैं, चाहे ड्राई फ्रूट हो चाहे जो भी हो, उन सब में FSSAI इनका सबका मार्क लगा रहता है। तो आपने देखा होगा, तो उनका सभी का लेवल लगा रहता है। और जब तक FSSAI से कोई भी सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं करता है, तब तक कोई भी फूड प्रोडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला जाता है कि फल एवं सब्जी संबंधी उत्पादों के लिए। अब फल एवं सब्जी संबंधी कोई उत्पाद है, ठीक है, तो उसके लिए भी इससे सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ता है, और ये जो स्टैंडर्ड तय करेगा उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद फिर अनाज एवं अनाज संबंधी उत्पादों के लिए, मांस एवं मांस से उत्पादित उत्पादों के लिए, इसके बाद में जो मिठाई होती है और जो कन्फेक्शनरी नमक होता है, मसाले होते हैं, और इसके अलावा अन्य मसालों से संबंधित जो भी उत्पाद हैं, तो इन सभी के बारे में एक मानक तय करता है यह प्राधिकरण। इसके अलावा कुछ पेय पदार्थ होते हैं, तो उन पेय पदार्थ मतलब जिनको पिया जाता है, तो ये जो पेय पदार्थ होते हैं इनके लिए भी यह प्राधिकरण एक स्टैंडर्ड तय करता है, और उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है, एक मानक तय करता है, और उस मानक को भी इन्हें फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद में अगला जाता है कि अन्य खाद्य पदार्थ एवं खाद्य सामग्री। तो जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, और जितने भी खाद्य सामग्री होती हैं, ये इन सब में हमारा प्राधिकरण एक मानक तय करता है, एक स्टैंडर्ड तय करता है, और इन्हीं स्टैंडर्ड के तहत, इन्हीं मानक के तहत ये हमारा प्राधिकरण काम करता है, जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में अगला आ जाता है, देखिए इसमें कि FSSAI द्वारा प्रमाणन। तो हमारा जो प्राधिकरण है FSSAI, ये कैसे प्रमाणित करता है। तो देखिए इसमें कि हमारे भारत में यह प्राधिकरण भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के कार्यों में खाद्य मार्केटिंग, बिक्री, भंडारण, आपूर्ति और इसके बाद विनिर्माण, इन सभी को नियंत्रित करना भी ये कार्य करेगा। इसके बाद फिर अगला जाता है किसी भी निर्माता को, तो कोई भी फूड प्रोडक्शन कंपनी है, तो किसी भी निर्माता को अपने खाद्य पदार्थों या उत्पादों को बेचने से पहले ये FSSAI से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। जब तक कोई फूड कंपनी या कोई भी जो फूड प्रोडक्शन करने वाला कोई व्यक्ति है, तो जब तक FSSAI से सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं करता है, प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता, तब तक वह फूड का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। और इसके लिए उत्पादक के द्वारा FSSAI में प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भी आवेदन उसको करना पड़ेगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जो प्राधिकरण है, तो प्राधिकरण आवेदन प्राप्त होने पर
उत्पादन के खाद्य पदार्थों या उत्पादों की प्रयोगशाला में जांच करता है और उसके बाद में उत्पादन या पदार्थ के सभी परीक्षण सफल होने के बाद में फिर उस कंपनी को या उस व्यक्ति को जो फूड प्रोडक्शन करना चाहता है तब यह एक सर्टिफिकेट प्रदान करता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत सख्त कानूनी कार्रवाई का भी इसमें प्रावधान है। जो भी इसके द्वारा तय किए गए मानकों का उल्लंघन करता है तो ऐसी कंपनी पर यह सख्त से सख्त कार्रवाई करता है। ठीक है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई इसलिए करता है क्योंकि जो फूड होता है वह किसी न किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है, इसलिए उसको ध्यान में रखकर यह कार्रवाई करेगा। अगर कोई भी फूड प्रोडक्शन ढंग से नहीं कर रहा है या फिर खराब प्रोडक्ट बेच रहा है कंपनी में, या जो कंपनी द्वारा खराब प्रोडक्ट का निर्माण किया जा रहा है और उसको मार्केट में बेचा जा रहा है जिससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, ऐसे कंपनी का जो उत्पादन करता होगा उस पर यह कठोर से कठोर कार्रवाई करता है। और इसके बाद फिर FSSAI के अधिकारी किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर सकते हैं जो खराब खाने के सामान को सार्वजनिक रूप में बेचता है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला आ जाता है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के विनियम। अब इसके कौन कौन से नियम होते हैं तो देखिए, इसमें पहला हो जाता है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंड से संबंधित निम्नलिखित कुछ नियम बनाए गए हैं। तो नियम मतलब ये विशेष प्रकार के नियम है, इसलिए इसको कहा जाता है विनियम। तो देखिए इसमें कौन कौन से ऐसे नियम बनाए गए हैं। तो पहला तो ये होता है कि खाद्य सुरक्षा और मानक, खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य विनियम 2011। तो खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 बनाए गए हैं और इसमें तय किया गया है कि कौन सी चीज़ खाने लायक होगी, कौन सी नहीं होगी, उसका मानक कितना होगा, ये सब इसके माध्यम से तय किया जाता है। अगला आ जाता है कि खाद्य सुरक्षा और मानक आविष और अवशिष्ट विनियम 2011। इसका मतलब क्या होगा कि जो खाद्य सुरक्षा मानक बनाया गया था 2011 में, आविष मतलब जो जहरीले नहीं होना चाहिए, अवशिष्ट मतलब जो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण होगा। आ रहा समझ में? तो खराब पदार्थ ना हो, इसके लिए भी नियम बनाया गया है 2011 में। और अगर ऐसे कोई भी खराब प्रोडक्ट अगर बनाता है और उसको बेचा जाता है मार्केट में तो ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। इसके बाद में अगला आ जाता है खाद्य सुरक्षा मानक, खाद्य सुरक्षा और मानक जिसमें पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम 2011, इसमें प्रावधान किया गया है कि जो भी खाद्य पदार्थ का उत्पादन करेगा तो उसकी पैकेजिंग कैसे होगी, उसकी लेबलिंग कैसे होगी, इसके बारे में भी यह जांच करता है। तो इसके संबंध में यह नियम बनाया गया था। अब इसके बाद में अगला आ जाता है कि खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2016। तो खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2016, अब इसमें क्या किया गया है तो इसमें खाद्य या स्वास्थ्य अनुपूरक, इसके बाद में न्यूट्रिस्टिकल्स और विशेष आहार विषयक उपयोग के लिए या विशेष चिकित्सा के उद्देश्य के लिए खाद्य, कृत्यकारी खाद्य और नूतन खाद्य होते हैं नए खाद्य पदार्थ, इनके लिए भी यह नियम बनाया गया है 2016 में। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2017 बनाया गया है। इसके तहत भी जो नियम इसमें लिखे गए उन नियमों का पालन जितने भी फूड प्रोडक्शन कंपनी होती है उसको इसका पालन करना पड़ता है। इसके बाद फिर कुछ पेय पदार्थ होते हैं। तो खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2018, इसमें जो अल्कोहल पेय होता है इसके लिए भी कुछ मानक इसने तय किए गए, कुछ नियम तय किए हैं जिसका पालन कंपनी को करना पड़ता है। इसके बाद फिर खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2018, तो खाद्य और पौष्टिकरण, इसका मतलब ये होगा कि जो भी खाद्य पदार्थ है तो वह कितना पौष्टिक है कितना नहीं है, इसके बारे में भी नियम बनाया गया है, 2018 की बात है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये ढेर सारे नियम मैंने आपको बताए हैं। अब इसके बाद में अगला आ जाता है कि जो राज्य खाद्य आयोग होता है तो इसकी वार्षिक रिपोर्ट। तो जिस प्रकार से केंद्र के स्तर पर हम देखते हैं कि एक ये FSSAI काम करता है, ठीक ऐसे ही राज्यों के स्तर पर भी राज्य का एक खाद्य आयोग भी काम करता है और यह भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करता है। तो याद रखना आपको कि जो राज्य का खाद्य आयोग होता है तो राज्य का खाद्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्य की सरकार को प्रस्तुत करता है। केंद्र का जो प्राधिकरण होता है, केंद्र का जो FSSAI होता है तो यह अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देता है और जो राज्य का खाद्य आयोग होगा तो यह अपने तत्संबंधी राज्य की सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है या रिपोर्ट देता है। और इसके बाद में राज्य सरकार इस रिपोर्ट को राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन में रखती है
और इसके बाद में विधानमंडल में या जो विधानसभा है वहाँ पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही साथ यदि राज्य खाद्य आयोग ने राज्य सरकार से कोई सिफारिश अगर की है तो राज्य सरकार का कर्तव्य होगा कि वह सदन को सूचित करें कि आयोग के द्वारा जो सौंपी गई कितनी सिफारिशों को उसने माना है और कितनी सिफारिशों को नहीं माना है, और जिन सिफारिशों को नहीं माना है तो उसका कारण सरकार को बताना पड़ेगा कि हमने इस कारण से इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है। अब इसके बाद में यदि सिफारिशों को उसने अस्वीकृत कर दिया है, सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है, तो इसका कारण भी राज्य सरकार को बताना पड़ता है फ्रेंड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।